अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को, जिसमें फ़र्स्ट वन इज़ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, या फिर इसको रिस्क भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड आर्किटेक्चर की टाइप होती है सिस्क, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो ये दो तरह के इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जो आजकल हम जितनी भी डिवाइसेस देखते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, उनमें यही दो आर्किटेक्चर्स आपको नज़र आते हैं। और ज़्यादा एप्लीकेशन क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस की हैं, और जो डेस्कटॉप और आपके लैपटॉप्स हैं उनकी एप्लीकेशंस एज़ कंपेयर टू मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स इनकी निस्बत कम है। तो इसलिए ज़्यादा जो यूज़ होता है वो रिस्क आर्किटेक्चर ही यूज़ होता है। इसकी रीज़न क्या है वो हम देखेंगे, और इन दोनों आर्किटेक्चर्स में डिफरेंस क्या है और इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। जब से कोई एडवांसेस हम देखना शुरू किए हैं हमने कंप्यूटर्स में 1964 के बाद से, तो जो मेन आपका इम्प्रूवमेंट्स हैं या जो एडवांसेस हैं वो कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इसमें सबसे पहले था द फैमिली कंसेप्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM विद इट्स सिस्टम 360 in 1964, followed shortly thereafter by DEC with its PDP-8. The family concept decouples the architecture of a machine from its implementation. A set of computers is offered with different price performance characteristics that presents the same architecture to the user. The differences in price and performance are due to different implementations of the सेम आर्किटेक्चर। अब इसमें जो इम्प्लीमेंटेशंस थी उसमें सबसे पहले माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट था, जो कि सजेस्ट किया वेल्क्स ने इन 1951 एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM ऑन S360 लाइन इन 1964। ठीक है। इसके बाद कैशे मेमोरी थी विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कमर्शियली ऑन IBM S360 मॉडल 85 in 1968। उसके बाद पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट था, अ मीन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पैरेललिज्म इन द एसेंशियली सीक्वेंशियल नेचर ऑफ अ मशीन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। एग्जांपल्स आर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। देन मल्टीपल प्रोसेसर्स का कंसेप्ट आ गया। दिस कैटेगरी कवर्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मतलब एक प्रोसेसर की जगह आप मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो इससे भी एडवांस आपके कंप्यूटर्स हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट वन इज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स या रिस्क आर्किटेक्चर। रिस्क आर्किटेक्चर के की एलिमेंट्स जो हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इसमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स होते हैं क्योंकि जितने भी रिस्क प्रोसेसर हैं उनके अंदर जो भी डाटा प्रोसेसिंग होती है वो डाटा आपका रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, वो सारा डाटा आपका रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। इसलिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और इंस्ट्रक्शंस सिंपल होती हैं तो इसका मतलब है इसका आर्किटेक्चर जो है वो भी सिंपल होता है। और आर्किटेक्चर सिंपल होने का मतलब है कि आपका हार्डवेयर सिंपल होता है। वंस योर हार्डवेयर इज़ सिंपल, इट मीन्स यू नीड लेस पावर, your system will be less costly, less complex। ठीक है, तो इस तरह की जो की एलिमेंट्स हैं वो आपके रिस्क आर्किटेक्चर में आपको मिलते हैं। एंड एम्फसाइज ऑन ऑप्टिमाइजिंग द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ठीक है, तो ये एम्फसाइज करता है कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग को यूज़ किया जा सके।
फर्दर इसके अंदर क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सिंपल होती हैं, तो टेक्निकली अगर बताया जाए तो रिस्क आर्किटेक्चर नीड्स 1 clock cycle to perform 1 instruction. ठीक है, टू एग्जीक्यूट 1 इंस्ट्रक्शन। अब उस एग्जीक्यूशन में तीनों चीज़ें आती हैं, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए रिस्क आर्किटेक्चर को एक प्रोग्राम साइकिल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सिंपल भी रहता है, इजी भी रहता है, फास्ट भी रहता है, और इसके लिए आपको जो कम्प्लेक्सिटी है वो लेस होती है और लेस पावर रिक्वायर्ड है। आपका जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो आपका लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द लाइन ऑफ रीजनिंग ऑफ द रिस्क एडवोकेट्स we begin with a brief review of instruction execution characteristics. The aspects of computation of interest are followed. ये वो 3 तरह की चीज़ें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं: ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, ऑपरेंड्स यूज्ड और एग्जीक्यूशन सीक्वेंसिंग। These determines operation performed determines the functions to be performed by the processor and its interaction with memory. ठीक है, अब क्योंकि जो आपका सिर्फ आप रजिस्टर्स से डील करते हो रिस्क आर्किटेक्चर में, तो इसकी वजह से एक आपको बेनिफिट ये आ जाता है कि क्योंकि सिर्फ आपने रजिस्टर्स से डीलिंग करनी है तो आपको मेमोरी रेफरेंस सिर्फ रजिस्टर्स का चाहिए होता है। मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपको एड्रेस गिवन होगा वो किसी स्पेसिफिक रजिस्टर का गिवन होगा, ना कि आपको 3 या 2 टाइम्स आपको रेफरेंसिंग किसी और मेमोरी की करनी पड़ेगी। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो आपके लेस एड्रेसिंग मोड्स और लेस कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं रिस्क आर्किटेक्चर में। तो इसके बाद फिर ऑपरेंड्स यूज, द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर यूज डिटरमिन द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टोरिंग दैम एंड द addressing modes for assessing them. Execution sequencing, last one, this determines the control and pipelining organization, मतलब किस सीक्वेंस में आपने एग्जीक्यूशन करनी है इंस्ट्रक्शंस की। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में आपको पता होनी चाहिए, आपके प्रोसेसर को पता होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें आप, तो ये हमेशा हाई लेवल लैंग्वेजेस को डील करता है। अलाउज द प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस एल्गोरिदम मोर कंसाइजली। ठीक है, जब हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाती है तो हमेशा कंट्रोल आपके प्रोग्रामर के पास होता है और वो जो भी उसमें चेंजेस करना चाहता है वो कर सकता है ईजीली। एग्जीक्यूशन सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी ये देता है, डिटरमिन्स द कंट्रोल एंड पाइपलाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन। Semantic gap, the difference between the operations provided in HLL high level languages. इसी तरह operands used, the type of operands and the frequency of their use determines the memory organization for storing them and the addressing modes for the assessing them. Last one is operations performed determines the instruction to be performed by the processor and its interaction with memory. ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिस्क आर्किटेक्चर आपका परफॉर्म करता है। फर्दर अगर तीनों कैटेगरीज़ को आप कंपैरिजन करें, टेक्निकल कंपैरिजन करें, और तो 3 तरह के आपके आर्किटेक्चर्स हैं, सिस्क, रिस्क और थर्ड वन है सुपर स्केलर कंप्यूटर्स या प्रोसेसर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, IBM है, वैक्स है, इंटेल है और सिस्क में, और रिस्क में आपके पास स्पार्क है, MIPS R4000 है, और सुपर कंप्यूटर्स में पावर PC है, अल्ट्रा स्पार्क है, MIPS R10000 है। उसके बाद फिर सेकंड इनकी डेवलपमेंट है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो डेवलपमेंट IBM ने जो किया 1973 में किया, वैक्स ने 1978 में, दैन इंटेल ने 1989 में, स्पार्क ने 1987 में, और MIPS जो है दैट इज़ 1991। नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस की अगर कंपैरिजन किया जाए तो IBM 208 इंस्ट्रक्शंस, वैक्स में 303
इंटेल में 235, जबकि रिस्क आर्किटेक्चर में 69, स्पार्क के केस में और मिप्स में 94। फिर इंस्ट्रक्शन साइज़ की अगर बात करें आप, 2 to 6 इंस्ट्रक्शंस, देन 2 to 57, 1 to 11, 4, 4। तो ये सारी वो आपके पास ट्रेड्स हैं इन सिस्क और रिस्क के कंपैरिजन की, जिससे आप इन दोनों की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। इन फैक्ट अगर आप ये देखें सारा कुछ, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो रिस्क है वो सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू सिस्क। तो जो आपके पीसीज आजकल यूज़ हो रहे हैं, लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप पीसीज हैं, वो सारे आपके सिस्क बेस्ड हैं, और जो रिस्क बेस्ड हैं वो आपके सारे जितना भी टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो सारे आपके रिस्क कंप्यूटर्स में आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, सुपर स्केलर प्रोसेसर्स जो हैं वो भी आपके सामने हैं। उन्हीं तीनों चीज़ों को 3 कैटेगरीज़ में फर्दर जो भी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके बाद अगर आर्गुमेंट्स और लोकल स्केलर वेरिएबल्स की बात की जाए, तो उस केस में इसमें जो प्रोसीजर कॉल्स, प्रोसीजर आर्गुमेंट्स और लोकल स्केलर वेरिएबल्स की अगर डिस्कशन की जाए, तो उस केस में अगर 3 आर्गुमेंट्स हैं तो आपके पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर और टाइप सेटर के लिए 0 to 7% इंस्ट्रक्शंस होंगी, और उसके बाद फिर स्मॉल नॉन न्यूमेरिक प्रोग्राम्स की बात की जाए तो 0 to 5%। 5 आर्गुमेंट्स में गिवन है। देन 8 वर्ड ऑफ आर्गुमेंट्स में गिवन है लोकल स्केलर में 1 to 20%, 0 to 6% है स्मॉल न्यूमेरिक प्रोग्राम्स के लिए। 12 वर्ड्स ऑफ आर्गुमेंट्स के केस में 1 to 6% है। देन स्मॉल न्यूमेरिक प्रोग्राम्स में 0 to 3% है। इसके बाद अगर आप देखें इम्प्लीकेशंस को, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बेस्ट बी supported by optimizing performance of the most time consuming features of typical HLL programs. 3 elements characterize RISC architecture. First one is use a large number of registers. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि large number of registers होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी जितनी भी कम्प्लेक्सिटी कम होती है, उसकी रीज़न यही होती है कि इसके अंदर एड्रेसिंग मोड्स कम से कम यूज़ करने पड़ते हैं, कम मेमोरी रेफरेंसिंग होती है, और जितना भी डाटा होता है वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होता है। सेकंड वन इज़ केयरफुल अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू द डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस, ठीक है। देन लास्ट वन इज़ इंस्ट्रक्शंस शुड हैव प्रिडिक्टेबल कॉस्ट एंड बी कंसिस्टेंट विद अ हाई परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 3 बेसिक इम्प्लीकेशंस हैं जो रिस्क आर्किटेक्चर को करेक्टराइज करती हैं। इसके बाद अगर लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स की बात करें आप, तो उसकी 2 कैटेगरीज हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और हार्डवेयर सोल्यूशन। इन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन रिक्वायर्स कंपाइलर टू एलोकेट रजिस्टर्स, एलोकेट्स बेस्ड ऑन मोस्ट यूज्ड वेरिएबल्स, देन रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स एनालिसिस। और अगर हार्डवेयर की बात करें तो मोर रजिस्टर्स देन दस मोर वेरिएबल्स विल बी इन रजिस्टर्स। अब अगर ओवरलैपिंग रजिस्टर्स की बात करें आप, तो इसमें 3 तरह के रजिस्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पैरामीटर रजिस्टर्स, लोकल रजिस्टर्स और टेम्परेरी रजिस्टर्स, ठीक है। तो जो करंट लेवल है जे, ये जो लेवल्स हैं रजिस्टर्स के, उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं लेवल जे +1। तो फ़र्ज़ करें अगर लेवल जे को कंसिडर करें आप, तो उसमें 3 तरह के रजिस्टर्स हैं, जिसमें जो टेम्परेरी रजिस्टर्स है वो आपके नेक्स्ट लेवल के रजिस्टर्स के ऊपर ओवरलैप हो रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो लोकल रजिस्टर्स और टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं वो हर एक लेवल के सेपरेट होते हैं। जिस तरह ये देखें, लोकल इसका अलग है, टेम्परेरी इसका अलग है, लेकिन लेवल जे और लेवल J+1 के जो टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप बात करें सर्कुलर बफर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवरलैप विंडो की,
तो उस केस में आप देखें कि ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें बीट एम डॉट सिंपल। अगर आप इसको डाटा को इसमें स्टोर करना चाहें तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आफ्टर सर्टन टाइम के बाद आपकी जो भी डाटा आपने स्टोर करवाया है वो मेमोरी लोकेशंस आपकी रिपीट करेंगी, ठीक है। तो जस्ट ये फॉर इंफॉर्मेशन है। इसके बाद फिर अगर ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी असाइंड मेमोरी locations by the compiler, and all machine instructions that reference these variables will be used as reference operands, ठीक है। और however for frequency assessed global variables this scheme is inefficient. Alternative is to incorporate a set of global registers in the processor. These registers would be fixed in numbers and available to all procedures. उसके बाद फिर आप देखें कि जी यूनिफाइड नंबरिंग स्कीम कैन बी यूज टू सिंप्लीफाई द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स के थ्रू आप अपने जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज्ड हार्डवेयर बर्डन टू अकोमोडेट द स्प्लिट इन रजिस्टर एड्रेसिंग। तो ये सारे ग्लोबल वेरिएबल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनका यूज़ करने का हाई लेवल लैंग्वेज में आपको क्या बेनिफिट होता है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आपने पहले पढ़े होंगे, तो जस्ट उन्हीं को ही फर्दर आप एलेबरेट करते हो जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर बात करते हैं प्रोग्रामिंग की हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद लार्ज रजिस्टर फाइल्स और कैशे ऑर्गेनाइजेशन की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात करें तो इसमें लार्ज रजिस्टर फाइल और कैशे जो हैं ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिस्क आर्किटेक्चर की, जिसमें लार्ज रजिस्टर फाइल के अंदर ऑल लोकल स्केलर्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स, कंपाइलर असाइंड ग्लोबल वेरिएबल्स, इसके बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और कैशे की अगर बात करें रिसेंटली यूज लोकल स्केलर्स, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं सारी। अब अगर रिस्क और सिस्क की बात करें तो डिफरेंस हमें काफ़ी डिटेल में हमने पहले पढ़ लिया, तो हमें अब ये अंदाज़ा होता है कि देयर इज़ अ ट्रेंड टू रिचर इंस्ट्रक्शन सेट। मींस के नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस अगर ज़्यादा हों और आपने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना हो, इंक्लूड अ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Two principal reasons for this trend: a desire to simplify compilers, a desire to improve performance, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपने नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा परफॉर्म करनी है, आपको कंपाइलर बेहतर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देर आर टू एडवांटेजेस टू स्मॉलर प्रोग्राम्स: द प्रोग्राम टेक्स अप लेस मेमोरी, शुड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी रीजंस हैं कि हमें सिस्क आर्किटेक्चर की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। रिस्क में क्योंकि सिंपल होती हैं इंस्ट्रक्शंस, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन सेट आपका ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके लिए आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है या नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन सिस्क के केस में आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि प्रोग्राम आपकी इंस्ट्रक्शंस कम्प्लेक्स तो होती हैं लेकिन जो हैं कम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो उसके अलावा फिर कैशे के अंदर आप ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हो इसमें। तो ये कुछ कंपैरिजंस हैं डिफरेंट मॉडल्स के रिस्क आर्किटेक्चर में, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। जज़ाक।